हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वॉल्ट। मेरा नाम है हरपाल सिंह। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरएसएम एसएसबी द्वारा कंडक्ट करवाए गए राजस्थान डब्ल्यूआरडी जूनियर इंजीनियर 2016 के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 2 जो कि डिप्लोमा नॉन टीएसपी के लिए है। पेपर 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो कि डिग्री नॉन टीएसपी के लिए था। अगर आपने पेपर 1 अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे एक्सेस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के पेपर 2 का कोड है 10। इस पेपर में टोटल 120 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनमें 40 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के राजस्थान जीके के हैं और 80 क्वेश्चंस टेक्निकल सिविल के दिए गए हैं। वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहले हम टेक्निकल के 80 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि 41 to 120 क्वेश्चंस दिए गए हैं। सिविल के सारे क्वेश्चंस देखने के बाद फिर हम डिस्कस करेंगे राजस्थान जीके के क्वेश्चंस जो कि 1 to 40 हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। लाइमस्टोन रॉक फॉल्स इन द कैटेगरी। लाइमस्टोन का वर्गीकरण निम्न प्रकार का है। तो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं इग्नीशियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, नन ऑफ वो। तो हमें बताना है कि लाइमस्टोन जो रॉक है वो कौन सी कैटेगरी में आती है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले इसका आंसर है सेडिमेंट्री रॉक। देखिए 3 तरह की रॉक्स पाई जाती हैं, इग्नीशियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। तो हमें इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। डिफरेंट एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कौन सी रॉक्स कौन सी कैटेगरी में आती है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इग्नीशियस में हमें याद रखना है कि ग्रेनाइट और प्यूमिस ये इग्नीशियस में आते हैं। सेडिमेंट्री में हमें याद रखना है कि सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल और जिप्सम ये सेडिमेंट्री रॉक्स में आते हैं। मेटामॉर्फिक में हमें सारे याद रखने हैं, मार्बल, स्लेट, क्वार्ट्जाइट और नाइस। कई बार हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि मार्बल कौन सी कैटेगरी में आता है, तो आप सीधा शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं। मेटामॉर्फिक एम से स्टार्ट होता है और मार्बल भी एम से स्टार्ट होता है, तो ये मेटामॉर्फिक में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज इन फैट लाइम इज लेस देन। शुद्ध चूने में अशुद्धता का प्रतिशत निम्नलिखित में से कम होता है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 5%, 10%, 15%, 20%। तो इसका आंसर है 5%। देखिए लाइम के अंदर इम्प्योरिटीज़ अगर 5% से कम प्रेजेंट होती है तो उसे फैट लाइम बोलते हैं। अगर उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ 10 से 30% होती है तो वो हाइड्रोलिक लाइम होता है। और जो लीन लाइम होता है उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ 30% से भी ज़्यादा होती है। और फैट लाइम का जो यूज़ है हम लोग यूजुअली वाइट वॉश में करते हैं, और हाइड्रोलिक लाइम का यूज़ जनरली अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन या किसी भी कंक्रीट और लाइम कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाटर सीमेंट रेशियो टू डिटरमाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज टेकन एज। सीमेंट की संपीड़न सामर्थ्य कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जानने हेतु पानी एवं सीमेंट का अनुपात लेते हैं। तो इसके ऑप्शन हमें दिए गए हैं 0.2, 0.3, 0.4 और 0.5। हमसे पूछा गया है वाटर सीमेंट रेशियो कितना लिया जाता है जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जो टेस्ट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, तो कितना वाटर सीमेंट रेशियो लिया जाता है। तो इसका आंसर है 0.4। ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम परसेंटेज इन कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। निम्नलिखित में से सीमेंट में अधिकतम प्रतिशत परसेंटेज किसका है। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं सिलिका, एल्यूमिना, लाइम और सल्फर। तो इसका जो आंसर है वो है लाइम। देखिए हमारे पास जो ये टेबल अवेलेबल है जिसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं, तो ये टेबल के जो इंग्रेडिएंट और इसके जो परसेंटेज है हमें याद रखने हैं। किसी भी एग्जाम में डेटा चेंज करके हमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारे जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है वो है लाइम, जिसकी नॉर्मली परसेंटेज रहती है 62, अदरवाइज 63%। याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कोर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एन एक्सोजिनस ट्री इज कॉल्ड। एक्सोजिनस वृक्ष के अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन के केंद्र कोर में होता है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं सैपवुड, पिथ, हार्टवुड और इनर बॉक। इसका आंसर देखते हैं पिथ। देखिए ये एक इमेज दी गई है क्रॉस सेक्शन की। इसके अंदर दिखाया गया है कि सेंटर के अंदर जो होता है जो ब्लैक कलर का, इसको पिथ बोलते हैं। उसके बाद आता है हार्टवुड, उसके बाद आता है सैपवुड, उसके बाद आता है कैम्बियम और उसके बाद आता है बार्क। बार्क के अंदर 2 पार्ट रहते हैं, इनर बार्क और आउटर बार्क। इनर बार्क को हम लाइव बार्क भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डक्टिलिटी ऑफ बिटुमिन इज एक्सप्रेस्ड एज। बिटुमिन का लचीलापन व्यक्त किया जाता है। हमें ऑप्शन दिए गए हैं टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, नन। समय, दूरी, गति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है डिस्टेंस। देखिए जब हम बिटुमिन का टेस्ट करते हैं तो उसे इस मोल्ड के अंदर, इस सैंपल, इस ब्रैकेट के अंदर डाल दिया जाता है और इसे स्ट्रेच किया जाता है, और जिस पॉइंट पे जाकर ये ब्रेक हो जाता है
तो वो जो डिस्टेंस जो रहती है वही उसकी डक्टिलिटी होती है। इसके सेंटीमीटर के अंदर हम मेजर कर लेते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ वेरियस बिटुमिनस ग्रेड इन डिग्री सेंटीग्रेड फॉर पेविंग जॉब्स वेरी बिटवीन। विभिन्न बिटुमिन ग्रेड का सड़क निर्माण हेतु सॉफ्टनिंग पॉइंट निम्न श्रृंखला में रहता है। तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 35 से 70 और 70 से 100। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 35 to 70। तो जितने भी बिटुमिनस ग्रेड हम इंडिया के अंदर यूज़ करते हैं तो उनका जो सॉफ्टनिंग पॉइंट है वो 35 to 70 के बीच के अंदर लाई करता है। जो कोल्ड प्लेसेस रहते हैं वहाँ पे हम 35 ग्रेड का बिटुमिन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हॉट एरिया रहते हैं वहाँ पे हमें 70 ग्रेड के जो सॉफ्टनिंग पॉइंट के जो बिटुमिनस है उसका यूज़ करना पड़ता है। अगर कम का यूज़ करेंगे तो टेम्परेचर की वजह से वो सड़क पिघल जाएगी और वो यूज़फुल नहीं रहेगी। तो जो इसकी रेंज रहती है 35 to 70, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What shall be the ratio of modulus of elasticity to shear modulus of a material having Poisson's ratio of 0.5? तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, शेयर मॉडुलस जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और पॉइजन्स रेशियो को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू हमें 0.5 दी गई है। हमें ई बाई जी का रेशियो पूछा गया है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं 3, 1.5, 1 और 0.5। देखिए इसका आंसर होगा 3। देखिए कैसे आएगा ये आंसर। देखिए ई का हमें फॉर्मूला पता है, ई इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, और ई का एक और फॉर्मूला रहता है, वो होता है 3k 1 माइनस 2 म्यू। तो हमें ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, कभी भी कोई भी फॉर्मूला यूज में आ सकता है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, हमें म्यू की वैल्यू दी गई है 0.5। जब हम 0.5 की यहाँ वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास ई बाई जी का जो रेशियो आ जाएगा वो आएगा 3, जो कि हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A cantilever beam is provided with a vertical prop at its free end. Its static indeterminacy will be। तो हमें static indeterminacy पूछा गया है हम वर्टिकल प्रॉप के लिए, और इसमें ऑप्शंस में दिए गए हैं इंक्रीज बाय 2, डिक्रीज बाय 1, इंक्रीज बाय 1, रिमेन्स अनअल्टर्ड। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आएगा इंक्रीज बाय 1। देखिए कैसे आएगा। जब हम कैंटिलीवर बीम को देखते हैं तो हमारे पास यहाँ एक फ्री एंड रहता है, और प्रॉप कैंटिलीवर के अंदर यहाँ पर एक रोलर स्पॉट आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो डिफरेंस आया वो ओनली एक रोलर स्पॉट का आया। इस रोलर स्पॉट की वजह से एक अननोन रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक अननोन रिएक्शन बढ़ गई है, एक अननोन बढ़ गया है प्रॉप कैंटिलीवर बीम में। तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे जो इनडिटर्मिनेंसी है वो इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। For pure bending of a beam, which one of the following equation is valid for its analysis? तो हमें इक्वेशन के बारे में पूछा गया है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हम लोगों को पता है कि फ्लेक्जरल इक्वेशन क्या होती है, वो रहती है m/i इज इक्वल टू e अपॉन r इज इक्वल टू f अपॉन y। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A simply spotted beam of a span L is subjected to a point load P at its mid span. The maximum deflection induced will be। तो हमें एक सिंपली स्पॉटेड बीम हमें दिया गया है जिसकी L लेंथ है, उस पर पॉइंट लोड लग रहा है मिड सेक्शन के अंदर, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमें पूछा गया है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 PLQ/48। देखिए जो इस तरह का जो बीम रहता है सिंपली स्पॉटेड बीम, जिसके अंदर सेंटर के अंदर W लोड लग रहा हो, तो उसका जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वो सेंटर पे होगा। उसकी वैल्यू होगी WLQ/48 EI। जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो होगा WL/4, वो भी सेंटर पे होगा। और जो एंड पे जो स्लोप बनेगा यहाँ पे, उसका जो एंगल रहेगा वो होगा WL²/16 EI। तो ये हमें याद रखना है। आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर कुछ डेटा चेंज होकर भी आ सकता है, तो हमें इनमें से कोई भी स्पान दिया जा सकता है, इनमें से कोई भी बीम हमें दिया जा सकता है। तो हमें इनके डिफ्लेक्शन और इनके जो एंड स्लोप्स हैं इनकी वैल्यू हमें याद रखनी है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेटा है और जो डायरेक्ट फॉर्मूले में भी यूज आ सकता है, और हमें कुछ वैल्यूज़ देखें इनसे कोई वैल्यू भी निकलवा सकता है। तो हमें ये सारे वैल्यूज़, हमें जो डेटा है वो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन ऑफ अ डायमीटर डी। तो हमें सर्कुलर सेक्शन के लिए एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई पूछा गया है। आई की वैल्यू हमसे पूछी गई है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पाई डी क्यूब बाई 32, पाई डी 4 बाई 32, पाई डी क्यूब बाई 64, पाई डी 4 बाई 64। हम सबको पता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है उसकी जो यूनिट रहती है वो रहती है mm4 या सेंटीमीटर की पावर 4। तो ये 2 ऑप्शंस तो हम पहले ही नेगलेक्ट कर देंगे, इन दोनों में से आंसर होगा। आंसर देखते हैं क्या होगा। आंसर है पाई डी 4 बाई 64। देखिए इस डायग्राम में दिखाया गया है कि आई की वैल्यू जो पाई डी की पावर 4 बाई 64 जो रहती है, जहाँ पे डी जो है डायमीटर रहता है। देखिए लास्ट क्वेश्चन के अंदर कुछ डेटा, कुछ रीडिंग चेंज करके हमें सर्कलर का ना पूछ के हमें रेक्टेंगुलर सेक्शन या फिर हमें ट्रायंगुलर सेक्शन के बारे में पूछ सकता है। तो हमें सर्कुलर के साथ साथ रेक्टेंगुलर और ट्रायंगल की भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कैंटिलीवर बीम ऑफ ए स्पान एल इज सब्जेक्टेड a moment P at its free end, the bending moment induced at its support will be। तो हमें बोला गया है कि कैंटिलीवर बीम है, एल स्पान है और उसके अंदर सब्जेक्टेड अ मोमेंट P, जिसमें फ्री एंड पे P मोमेंट लग रहा है। देखिए मोमेंट P दिया गया है, ना कि लोड P। तो मोमेंट एक फ्री एंड पे P मोमेंट लग रहा है, बेंडिंग मोमेंट इंड्यूस इट्स स्पॉट। तो इसका जो फिक्स स्पॉट होगा वहाँ पे हमसे कितना मोमेंट इंड्यूस्ड होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, P/4, P/3, P/2 या P। तो इसका आंसर जो होगा देखते हैं, इसका आंसर होगा P। तो ये कैसे आया देखते हैं। हमसे क्वेश्चन में दिया गया है कि ये फिक्स्ड एंड होगा, ये फ्री एंड होगा। अगर यहाँ पे P मोमेंट लगाएंगे तो इसका अगर मोमेंट डायग्राम देखेंगे तो वो एक रेक्टेंगल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई और किसी और मोमेंट के अलावा कोई और तरह की लोडिंग नहीं आ रही है। तो जो यहाँ पे मोमेंट लगेगा वो पूरे स्पान पर कांस्टेंट रहेगा। जो यहाँ पे मोमेंट लगेगा उसी के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे मोमेंट इंड्यूस्ड हो जाएगा। ये हॉगिंग मोमेंट है, इसलिए इस हॉगिंग जो रहता है वो हमें पता है कि वो नेगेटिव रहता है। BMD इसका रेक्टेंगल बनेगा और जो कि नेगेटिव साइन के अंदर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा P। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ कॉलम सेक्शन हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया I एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A इज। तो हमें रेडियस ऑफ गायरेशन जो R रहता है उसके बारे में पूछा गया है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है, इसकी वैल्यू जो रहती है √I/A। तो हमारे ऑप्शन 1 के अंदर ये दिया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A column pinned at both the ends has length L and flexural rigidity EI can carry a critical load of। तो हमें बोला गया है एक कॉलम है, बोथ एंड पे पिन जॉइंटेड है और उसकी लेंथ L है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI हमें दी गई है। उसका क्रिटिकल लोड जो है PCR, उसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो आयलर फॉर्मूले से हमें पता है, जो ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है ये स्टैंडर्ड कंडीशन हमें दी गई है। तो इसका ऑप्शंस में हम देख के बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा π² EI/L²। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पूछा गया था। दोनों हैंड जब हिंज हो तो हमने इसका आंसर इजीली दे दिया। क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके वो पूछ सकता है, अगर एंड कंडीशन अगर चेंज हो जाती हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी जो इफेक्टिव लेंथ है वो भी चेंज होती है। इफेक्टिव अगर लेंथ चेंज होती है तो उसका बकलिंग लोड, उसका क्रिटिकल लोड भी चेंज होता है। तो हमें ये जो बाकी की जो ये वैल्यूज़ हैं डिफरेंट कंडीशन के लिए, एंड कंडीशन के लिए, तो वो भी हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम इज इंक्रीज्ड बाय 10 फोल्ड्स एंड कीपिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया अनचेंज्ड देन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विल बी। तो हमें पूछा गया है एक क्रॉस सेक्शन, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हमें दिया गया है बीम, उसका जो विड्थ है वो 10 गुना अगर बढ़ा दिया जाता है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर चेंज नहीं किया जाता है, वही रहता है, तो हमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के अंदर क्या चेंजेस आएंगे वो पूछा गया है। हमें ऑप्शंस दिए गए हैं कि वो 10 गुना बढ़ जाएगा, वो यहाँ 10 गुना वो कम हो जाएगा, या 5 गुना बढ़ जाएगा, या रिमेन अनअल्टर्ड यानी कि चेंज नहीं होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो है रिमेन अनअल्टर्ड। रेक्टेंगल जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का हम फॉर्मूला देखते हैं तो वो होता है 3/2 इंटू टो एवरेज, यानी कि जो एवरेज शियर स्ट्रेस है उसका 1.5 गुना रहता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस।
जो एवरेज शीयर स्ट्रेस रहता है उसको हम लिख सकते हैं V/A, कि जो मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस है वो डिपेंड करता है रेक्टेंगल के एरिया पे। हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि हमें जो उसकी विड्थ है वो चेंज की जा रही है, लेकिन उसका जो एरिया है वो अनअल्टर्ड रहता है, उसको चेंज नहीं किया जाता है। इसका मतलब अगर एरिया चेंज नहीं होगा तो जो टो मैक्स है वो सेम रहेगा, रिमेन अल्टर्ड रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी ऑफ अ बीम फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। तो कोई बीम है जिसके दोनों एंड फिक्स है, तो उसकी स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी कितनी होगी? सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं 6, 3, 2 और 1। देखिए इसका आंसर होगा 3। देखिए इसका आंसर कैसे आया। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो एक बीम है जिसके दोनों एंड फिक्स हैं, तो हमें पता है कि उसका ds निकालने का जो फॉर्मूला रहेगा, उसकी जो स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी रहेगी वो ओनली डिपेंड करेगी उसकी एक्सटर्नल डिटर्मिनेंसी पे, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल कोई फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, कोई भी पोर्टल नहीं बन रहा है, तो ओनली डिपेंड करेगा उसके एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी पे, DSE पे। तो DSE का फॉर्मूला रहता है RE-3। RE यहाँ पे रहता है उस पर कितने रिएक्शंस आ रहे हैं स्पॉट पे, टोटल रिएक्शंस -3 करना होता है। तो टोटल यहाँ पे रिएक्शंस रहते हैं, एक एंड पे रहेंगे 3 रिएक्शन, X, Y और एक मोमेंट की वजह से। इस एंड पे भी 3 रहेंगे, टोटल 6 - 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम। सर्वेक्षण के मूल सिद्धांत के अनुसार कार्य करना होता है। तो इसके ऑप्शन हमें दिए गए हैं होल टू पार्ट, पार्ट टू होल, लोअर लेवल टू हायर लेवल, हायर लेवल टू लोअर लेवल। तो इसका आंसर है होल टू पार्ट, यानी कि इसके अंदर हम काम करते हैं संपूर्ण भाग से आंशिक भाग की ओर। अगर हम होल टू पार्ट करेंगे जो तो टोटल किसी एरिया के अंदर एरर है, तो वो एरर जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। अगर हम पार्ट टू होल करेंगे तो जो स्मॉल एरिया के अंदर इंडिविजुअल जो कोई एरर अगर क्रिएट होता है, तो वो एरर ऐसे ऐड होता एरर का अक्यूमुलेशन होता रहेगा, एरर कलेक्ट होता रहेगा और फाइनली जाके बहुत ज़्यादा एरर आ जाएगा। इसलिए हम इसको प्रीफर नहीं करते हैं, हम प्रीफर करते हैं होल टू पार्ट, यानी कि पूरे एरिया को छोटे छोटे एरिया में डिवाइड करके फिर उसका सर्वे करते हैं, न कि हम छोटे छोटे एरिया को कंबाइन करके पूरे एरिया का। तो इसका आंसर हो जाएगा होल टू पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द कर्व इज टू बी सेट आउट ओवर ए रफ ग्राउंड द मेथड यूज। जब एक खुरदरे रफ स्थल पर वक्र की निशानबंदी करनी हो तो कौन सी विधि काम में ली जाती है? तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं 2 थियोरलाइट मेथड, रैंकाइन मेथड या टैक्योमेट्रिक मेथड। तो हमारे पास इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर है आइदर 1 और 3। तो अगर हमें किसी खुरदरे ग्राउंड, किसी भी रफ ग्राउंड का अगर हमें कर्व सेट आउट करना हो तो इसके लिए हम 2 थियोरलाइट मेथड भी यूज कर सकते हैं और टैक्योमेट्रिक मेथड भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ लाइट हाउस ऑफ 120 मीटर हाइट इज जस्ट विजिबल अबव द होराइजन फ्रॉम अ शिप। द करेक्ट डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द लाइट हाउस कंसिडरिंग कंबाइंड करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इज। तो हमें बोला गया है कि एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट 120 मीटर दी गई है और उस लाइट हाउस को किसी एक शिप से विजिबल किया जा सकता है और हमें अर्थ की कर्वेचर को कंसीडर करना है और दोनों जो कंबाइंड करेक्शन को हमें यूज करना है, कर्वेचर और रिफ्रैक्शन को, और हमें ये बताना है कि उस लाइट हाउस से उस शिप की कितनी दूरी होगी। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं 39.098 मीटर, 42.226 मीटर और 39098 मीटर और 42226 मीटर। तो इसका आंसर होगा आंसर 4। देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है d = 3.855 √h, और यहाँ पे जो h है उसकी वैल्यू हमें रखनी पड़ती है मीटर में, तो हमें जो d है उसका आंसर मिलता है किलोमीटर्स में। तो h की वैल्यू 120 अगर हम यहाँ रखेंगे तो हमें आंसर्स मिल जाएगा 42226 मीटर, जिसका आंसर हो जाएगा 4। 2 स्ट्रेट लाइन intersect at an angle of 60 degree. The radius of curve joining the 2 straight line is 600 meter. The length of long chord and mid ordinate in meters of the curve are.
तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो स्ट्रेट लाइन दी गई हैं, जिनके अंदर का जो एंगल है जिसको हम डेल्टा बोलते हैं वो 60 डिग्री दिया गया है, और हमें जो रेडियस है इस जो कर्व की वो r = 600 मीटर जो हमें दिया गया है। हमसे पूछा गया है कि लॉन्ग कॉर्ड जो होगा उसकी लेंथ कितनी होगी, और जो मिड ऑर्डिनेट होगा उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, मीटर्स के अंदर से हमसे पूछा गया है। तो इसकी 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। देखिए ये आंसर कैसे आएगा। देखिए इस तरह का जो सर्कुलर जो कर्व रहता है, दो जो टेंजेंट लाइन है, एक ये लाइन हुई और ये टेंजेंट लाइन है, इनके बीच का जो ये एंगल है वो हमें दिया गया है 60 डिग्री। और हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन के ये जो लॉन्ग कॉर्ड है इसकी लेंथ कितनी होगी, और एक हमसे पूछा गया है ये जो मिड ऑर्डिनेट है इसकी लेंथ कितनी होगी। देखिए जो लॉन्ग कॉर्ड है उसकी लेंथ का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है, वो रहता है 2r sin डेल्टा/2। तो इसके अंदर हम r और डेल्टा की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास लॉन्ग कॉर्ड की वैल्यू आ जाएगी 600 मीटर। और लेंथ ऑफ मिड ऑर्डिनेट का हमारे पास जो फॉर्मूला रहता है उसमें रहता है कि ये जो r है, टोटल जो रेडियस है, इसके अंदर से अगर हम ये वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारे पास मिड ऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका फॉर्मूला रहता है r माइनस r cos डेल्टा/2। इसके अंदर r और डेल्टा की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 80.4 मीटर, जो कि ऑप्शन 2 में है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए क्लोज्ड लूप ट्रेवर्स ऑफ 1 किलोमीटर, टोटल लेंथ द क्लोजिंग एरर इन डिपार्चर एंड लैटिट्यूड आर 0.3 मीटर एंड 0.4 मीटर रेस्पेक्टिवली, द रिलेटिव प्रिसीजन ऑफ दिस ट्रेवर्स विल बी। तो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, एक ट्रेवर्स दिया गया है जिसकी हमें टोटल लेंथ हमें दी गई है 1 किलोमीटर, और उसके अंदर क्लोजिंग एरर है डिपार्चर के अंदर जो लैटिट्यूड के अंदर वो हमें दी गई है 0.3 और 0.4 रेस्पेक्टिवली। और हमसे पूछा गया है कि रिलेटिव प्रिसीजन ऑफ दिस ट्रेवर्स विल बी। तो हमें इसके अंदर रिलेटिव प्रिसीजन कितना होगा हमसे वो पूछा गया है। तो इसके 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ऑप्शन है 1/5000, 1/4000, 1/2000 और 1/3000। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है 1/2000। देखते हैं ये आंसर कैसे आया। देखिए क्लोजिंग एरर का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है √ सिग्मा d² प्लस सिग्मा l²। डिपार्चर का टोटल करके उसका जो स्क्वायर करेंगे और जो लैटिट्यूड के अंदर एरर्स हैं उसका जो स्क्वायर करेंगे, उसका √ करेंगे तो हमारे पास टोटल क्लोजिंग एरर आ जाएगी। तो हमारे पास लैटिट्यूड और डिपार्चर के अंदर टोटल एरर हमें दिए गए हैं, उनकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास टोटल क्लोजिंग एरर आ जाएगी, वो हो जाएगी 0.5। देखिए हमारे पास रिलेटिव प्रिसीजन निकालने का एक फॉर्मूला रहता है। वो फॉर्मूले में हम क्या करते हैं कि जो क्लोजिंग एरर आया है हमारे पास ई, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं टोटल लेंथ जो ट्रेवर्स की है तो हमारे पास रिलेटिव प्रिसीजन आ जाता है। तो ई की वैल्यू हमारे पास आई है 0.5 और उसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2000, जो कि ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ऑफ मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ सन एट नून इज 350 डिग्री इज। तो हमसे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के बारे में पूछा गया है और हमें मैग्नेटिक बियरिंग सन की हमें दी गई है 350 दी गई है, और हमसे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन हमें दिए गए हैं 10 डिग्री ईस्ट, 10 डिग्री वेस्ट, 80 डिग्री ईस्ट और 80 डिग्री वेस्ट। देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 10 डिग्री ईस्ट। देखिए ये आंसर कैसे आया। देखिए जो ट्रू नॉर्थ होता है उसकी जो रीडिंग होती है वो रहती है यहाँ तो 0 डिग्री कह सकते हैं हम, यहाँ 360 डिग्री कह सकते हैं। ये पूछा गया है जब सूर्य की किरणें दोपहर को जब सीधी पड़ती हैं तो वहाँ पे डिक्लिनेशन कितना होगा। हमें मैग्नेटिक बियरिंग की वैल्यू 350 दे रखी है। देखिए हम इस मैप से भी कर सकते हैं, इस डायग्राम को देख के भी डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें मैग्नेटिक जो बियरिंग है उसकी वैल्यू 350 हमें दी गई है, और ये टोटल वैल्यू 0 भी कह सकते हैं या 360 भी कह सकते हैं। तो 360 में से जब 350 माइनस करेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास 10 डिग्री का जो ये आंसर आ जाएगा। अदरवाइज हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है, उससे भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला रहता है ट्यूब बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस डिक्लिनेशन। इसमें डिक्लिनेशन की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ट्यूब बियरिंग माइनस मैग्नेटिक बियरिंग करेंगे तो हमारे पास डिक्लिनेशन की वैल्यू आ जाएगी
तो हम 360 में से 350 माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 डिग्री प्लस में वैल्यू आएगी। जब प्लस में वैल्यू आती है तो वो ईस्ट होता है और माइनस में वैल्यू आती है तो हम यहाँ पे वेस्ट लिख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 डिग्री ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 पॉइंट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय। देखिए 3 पॉइंट प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं तो इसके ऑप्शन हमें दिए गए हैं, जियोग्राफिकल मेथड, ट्रेसिंग पेपर मेथड, ट्रेल एंड एरर मेथड, ऑल ऑफ दीज। देखिए ये सारे के सारे मेथड 3 पॉइंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के में काम आते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एरिया ऑन अ कंटूर मैप। तो कंटूर जो मैप रहता है उस पे एरिया को मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कौन सा उपकरण यूज करते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके ऑप्शन हमें दिए गए हैं, एरिया मीटर, क्लिनोमीटर, प्लेनीमीटर और ग्रेफोमीटर। तो ये 4 हमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका आंसर हमें पता है, इसका आंसर होता है प्लेनीमीटर। प्लेनीमीटर को हम एरिया मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। किसी भी मैप के ऊपर, किसी भी मानचित्र का अगर हमें एरिया मेजरमेंट करना हो तो उसके लिए हम प्लेनीमीटर यूज में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरी 20 मीटर चेन शुड बी एक्यूरेट टू विदिन। तो जो 20 मीटर की चेन हम जब यूज करते हैं तो उसके अंदर कितनी टॉलरेंस होनी चाहिए, वो कितनी एक्यूरेट होनी चाहिए, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसमें कितना हम अलाउ कर सकते हैं एरर को, ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देखते हैं, +-8 mm, +-2 mm, +-5 mm और नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है वो इसका आंसर है +-5 mm। देखिए जो 20 मीटर की जब हम चेन यूज करते हैं तो उसकी टॉलरेंस लिमिट रहती है +-5 mm। अगर हम 30 मीटर की चेन यूज करते हैं तो इसकी जो टॉलरेंस लिमिट रहती है वो रहती है +-8 mm। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If cross-sectional area of embankment at 30 meter interval are 20, 40, 60, 50 and 30 meter square respectively, then volume of the embankment on the basis of prismoidal rule। तो हमें प्रिज्मोइडल रूल का यूज़ करते हुए हमें किसी भी जो दिया गया है क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें दी गए हैं 30 मीटर के इंटरवल पे, हमें दी गए हैं A1, A2, A3, A4 और A5। हमें 5 एरिया दिए गए हैं और हमें वॉल्यूम कैलकुलेशन करना है। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है यूजिंग प्रिज्मोइडल रूल। तो इसके 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, 5300 मीटर क्यूब, 8300 मीटर क्यूब, 4300 मीटर क्यूब और 6300 मीटर क्यूब। देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 5300 मीटर क्यूब। देखिए इसका आंसर कैसे आएगा। देखिए जो प्रिज्मोइडल रूल है उसका जो एक फॉर्मूला रहता है वो फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है। ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जब हमारे पास दिए गए ये जो ऑर्डिनेट, इनको ऑर्डिनेट बोलते हैं, ये हमारे पास ऑड नंबर में हो। ऑड नंबर 5 जो कि ऑड नंबर है तो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले के अंदर हम सारी वैल्यूज़ जब पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5300 मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आइटम ऑफ ब्रिक स्ट्रक्चर मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। ईंट संरचना के आइटम जो वर्ग मीटर में नापे जाते हैं। तो इसके हमें ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रोकन ग्लास कॉपिंग, ब्रिक वर्क इन आर्चेज, रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क, ब्रिक एजिंग। तो इसका जो आंसर देखते हैं, आंसर क्या होगा, इसका आंसर है ब्रोकन ग्लास कॉपिंग। देखिए जो बाकी का ऑप्शन है उनका भी देख लेते हैं। देखिए जो ब्रोकन ग्लास कॉपिंग है उसको हम मीटर स्क्वायर के अंदर मेजर करते हैं, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। ब्रिक वर्क इन आर्चेज को हम मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क को भी हम मीटर क्यूब में मेजर करते हैं और जो ब्रिक एजिंग है उसको हम रनिंग मीटर के अंदर मेजर करते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब्रिक ग्लास कॉपिंग, जिसको हम स्क्वायर मीटर के अंदर मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बुकिंग डायमेंशन इज। लंबाई चौड़ाई आदि को लिखने का सही क्रम क्या होता है। देखिए लंबाई चौड़ाई को लिखने का जो सही क्रम रहता है वो रहता है LBH, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसीडर्ड। एक अनुमान बनाते समय निम्न में से कौन सी चीज़ों का ध्यान में रखा जाता है। तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, सामग्री की उपलब्धता, लोकेशन ऑफ साइट, लोकेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, ऑल ऑफ अबव। तो कोई भी एस्टिमेट अगर हम जब बनाते हैं तो हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। द मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट इज। सबसे विश्वसनीय अनुमान है
ऑप्शन हमें दिए गए हैं डिटेल एस्टिमेट, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट और क्यूब रेट एस्टिमेट। देखिए हमसे पूछा गया सबसे विश्वसनीय अनुमान कौन सा होगा। अगर हम जो काम डिटेल में करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा करेक्ट होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डिटेल्ड एस्टिमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टैंडर्ड लाइट ऑफ द स्टैंडर्ड रेन गेज इज, यहाँ पे लाइट मिसप्रिंट हो गया है, लाइट की जगह आएगा हाइट। तो हमसे पूछा गया है मानक वर्षा गेज की मानक ऊंचाई कितनी होती है। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं 60 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर या फिर 30 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर है वो है 30 सेंटीमीटर। जो हमारे पास स्टैंडर्ड रेन गेज रहता है, साइमंस रेन गेज रहता है, उसकी जो स्टैंडर्ड हाइट रहती है वो होती है 30.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन में हमें 30 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हम यही आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the intensity of rainfall is more than infiltration capacity of soil, then the infiltration rate will be, अगर बारिश की तीव्रता मिट्टी की रिसाव क्षमता से अधिक है तो रिसाव दर होगी। हमें ऑप्शन दिए गए हैं वर्षा की दर के बराबर, रिसाव क्षमता के बराबर, वर्षा की दर से अधिक, रिसाव क्षमता से अधिक। देखिए अगर इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल अगर ज़्यादा हो जाती है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से, तो इनफिल्ट्रेशन जो रेट है वो इक्वल हो जाता है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से। इसका मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमिडिटी रेफर्स टू, आर्द्रता क्या सूचित करता है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं टेम्परेचर इन एयर, प्रेशर इन एयर, मॉइस्चर कंटेंट इन एयर, वॉल्यूम इन एयर। तो आर्द्रता जो रहती है वो मॉइस्चर कंटेंट इन एयर रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 वायु जलांश को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खरीफ क्रॉप शॉन इन, खरीफ फसल कब बोई जाती है। ऑप्शन में हमें दिए गए हैं जून में, सितंबर में, अक्टूबर नवंबर में या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो खरीफ की फसल रहती है उसको हम गर्मियों में बोते हैं, और जो रबी की फसलें रहती हैं उनको हम सर्दियों में उनको बोया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जून। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ चैनल डिजाइन बाय लेसी थ्योरी has a mean velocity of the silt factor is unity, the hydraulic mean radius will be। तो हमसे हाइड्रोलिक मीन रेडियस की वैल्यू पूछी गई है, और हमें लेसी थ्योरी का यूज़ करके देखना है, और हमें वेलोसिटी और सिल्ट फैक्टर की जो वैल्यू 1 दी गई है। तो इसके ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन है 2.5 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर और 0.5 मीटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर होगा 2.5 मीटर। देखिए आंसर कैसे आया। देखिए लेसी थ्योरी का जो हमें एक फॉर्मूला याद है कि हमें हाइड्रोलिक मीन रेडियस निकालनी होती है, तो उसका फॉर्मूला रहता है वो 5/2 v²/f। तो यहाँ पे v की वैल्यू हमें 1 दी गई है, f की वैल्यू 1 दी गई है, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5/2 यानी कि 2.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कैनेडीज थ्योरी फॉर चैनल डिजाइन व्हाट थिंग ऑफ चैनल शुड बी नोन। कैनेडी के सिद्धांत के अनुसार चैनल डिजाइन के लिए चैनल की क्या ज्ञात होनी चाहिए। ऑप्शन में दिए गए हैं चौड़ाई, गहराई, लंबाई या फिर ऑप्शन 1 और 2। देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है डेप्थ। देखिए कैनेडी थ्योरी को जब के अंदर हम फॉर्मूलाज को देखते हैं तो हमें सबसे पहले वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया जाता है। वो रहता है v0 = 0.55 m/d⁴। यहाँ पे जो d इसको कई बार हम y से भी डिनोट करते हैं, और ये रहता है डेप्थ। तो इस फॉर्मूले से पता चल रहा है कि हमारे पास डेप्थ जो है वो तो पता होना चाहिए। तो कैनेडी थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें डेप्थ की वैल्यू पता होनी चाहिए कैनाल डिज़ाइन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस इन लेवल बिटवीन द टॉप ऑफ अ बैंक एंड सप्लाई लेवल इन ए कैनाल इज कॉल्ड। एक नहर के तट के शीर्ष और पूर्ण प्रदाय तल के बीच अंतर को कहा जाता है। देखिए टॉप ऑफ द बैंक और सप्लाई लेवल का जो डिफरेंस रहता है उसे हम कहते हैं फ्री बोर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्री बोर्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यील्ड ऑफ ए वेल डिपेंड्स अपॉन, कुएं की पानी देने की क्षमता निर्भर करती है। हमें ऑप्शन दिए गए हैं परमिएबिलिटी ऑफ द सॉइल, इस पे डिपेंड करती है। एरिया ऑफ एक्यूपर ओपनिंग इनटू द वेल, एरिया पे भी डिपेंड करती है। एक्चुअल फ्लो वेलोसिटी, इस पे भी डिपेंड करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिलेशन बिटवीन ड्यूटी डी इन हेक्टेयर पर क्यूबिक, डेप्थ ऑफ वाटर डेल्टा इन मीटर्स एंड बेस पीरियड बी इन डेज इज गिवन बाय। देखिए हमें डेल्टा का जो डायरेक्ट फॉर्मूला हमें ऑप्शंस के अंदर दे रखा है
डेल्टा का फॉर्मूला रहता है डेल्टा इज इक्वल टू 8.64b/d। यहाँ पे जो ड्यूटी है उसको हम रखते हैं हेक्टेयर पर क्यूब में, बी को रखते हैं डेज के अंदर, तो हमें डेल्टा की वैल्यू मिल जाती है इन मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग फॉर व्हीट क्रॉप इज़, तो हमें गेहूं की फसल के लिए कोर पानी की अधिकतम गहराई है के बारे में पूछा गया। हमें ऑप्शन दिए गए हैं 13.5 सेंटीमीटर, 17.5 सेंटीमीटर, 19.5 सेंटीमीटर या फिर 23.5 सेंटीमीटर। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए गेहूं के लिए हमें ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 13.5 सेंटीमीटर। अगर हमें यही क्वेश्चन पूछा गया होता कि राइस के लिए क्या होगा तो हम आंसर टिक करते 19.5 सेंटीमीटर। नॉर्मली 19 सेंटीमीटर रहती है राइस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर डाइवर्जन ऑफ फ्लड वाटर इन रिवर्स द टाइप ऑफ कैनाल कंस्ट्रक्टेड इज, नदियों के बाद के पानी के मोड़ के लिए किस प्रकार की नहर निर्माण किया जाता है। देखिए जो फ्लड वाटर है रिवर के अंदर उसके डाइवर्जन के लिए हम जो कैनाल यूज करते हैं वो रहती है इनअंडेशन कैनाल, जल प्लावन नहर। तो जो रिवर के अंदर फ्लड वाटर पानी एक्स्ट्रा पानी आ जाता है फ्लड की वजह से, तो उसको हम डिसिपेट करने के लिए जो कैनाल हम यूज़ करते हैं वो रहती है अनअंडेशन कैनाल, जल प्लावन नहर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ कॉन्क्रीट कैनाल प्रिफरेंशियल वेलोसिटी ऑफ वाटर इज नॉट मेंटेन ओवर द फॉलोइंग। एक कंक्रीट की नहर में पानी का अधिमान्य वेग निम्नलिखित में अधिक नहीं रखा जा सकता। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं 0.5, 1, 2.0 और 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो हमें 4 वेलोसिटी दी गई हैं और हमसे पूछा गया है अगर कंक्रीट कैनाल हो, यानी कि कैनाल की कंक्रीट से लाइनिंग की गई हो, तो उसमें जो वाटर है उसका जो फ्लो है वो मैक्सिमम फ्लो कितना हो सकता है। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर है 2.5। देखिए कैनाल लाइनिंग के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ एक मटेरियल का मैंने दिया है कि कौन सा मटेरियल जब यूज़ करते हैं तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। ये वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो मीटर पर सेकेंड के अंदर हमें दी गई हैं, इनको आप याद रख सकते हैं। देखिए हार्ड रॉक के लिए जो मैक्सिमम वेलोसिटी हम कैनाल की दे सकते हैं जो कि 4 मीटर पर सेकंड रहती है, और अगर हम सीमेंट कंक्रीट यूज़ करते हैं तो उसके लिए 2.5 रहती है। अगर वो प्रीकास्ट सीमेंट कंक्रीट है तो 2.5 से वो रिड्यूस होकर 2 रह जाती है। स्टोन्स यूज़ करते हैं तो 1.6 से 1.8, सीमेंट ब्लॉक्स यूज़ करते हैं तो 1.6, ब्रिक की लाइनिंग अगर कैनाल में की जाती है तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसकी वैल्यू रहती है 1.4 टू 1.6, इस रेंज के अंदर रहती है। और ब्यूरिड जो प्लास्टिक मेम्ब्रेन अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारी जो वैल्यू हो जाती है वो रहती है 0.6 से 0.9 मीटर पर सेकेंड। तो ये टेबल आप याद रखिए, ये क्वेश्चन के अंदर कुछ डेटा चेंजेस करके फिर से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फुली सैचुरेटेड सॉइल इज सेड टू बी, एक पूरी तरह संतृप्त मिट्टी कही जाती है। तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं 1 फेज सिस्टम, 2 फेज सिस्टम विद सॉइल एंड एयर, 2 फेज सिस्टम विद सॉइल एंड वाटर, 3 फेज सिस्टम विद सॉइल वाटर एंड एयर। देखिए फुली सैचुरेटेड सॉइल है उसके अंदर 2 चीज़ें रहती हैं, एक होता है वाटर और एक होता है सॉलिड्स। तो उसके अंदर एयर तो होती नहीं है, एयर तो उसके अंदर होती नहीं क्योंकि एयर की जगह वर्ड्स की जगह वाटर आ जाता है। तो हमारे पास जो रहता है 2 फेज सिस्टम विद सॉइल एंड वाटर, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 3, इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट रेंज ऑफ डेंसिटी इंडेक्स। तो हमें डेंसिटी इंडेक्स जो है घनत्व है, तो घनत्व सूचकांक की हमें जो करेक्ट रेंज पूछी गई है और जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आंसर है ऑप्शन 1। देखिए जो डेंसिटी इंडेक्स होता है उसका फॉर्मूला रहता है ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। अगर ई की वैल्यू इक्वल हो जाती है ई मिनिमम के तो दोनों जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो आई डी की वैल्यू आ जाएगी 1। अगर ई की वैल्यू इक्वल हो जाती है ई मैक्स पे तो जो ऊपर जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0, तो टोटल आई डी की वैल्यू भी आ जाएगी 0। तो हमारी जो वैल्यू है वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और उसके बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When the liquid limit of soil is less than the plastic limit, then the plasticity index is reported as।
जब मिट्टी की द्रव सीमा प्लास्टिक सीमा से कम है तो प्लास्टिकता सूचकांक होगा। तो हमें प्लास्टिकता सूचकांक, जिसे प्लास्टिसिटी इंडेक्स कहते हैं, उसका फॉर्मूला हमें पता है कि लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ये रहता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला। देखिए इस वैल्यू में अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू अगर कम होगी प्लास्टिसिटी इंडेक्स से तो ये वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव, लेकिन प्लास्टिसिटी जो इंडेक्स है इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो नेगेटिव आने की कंडीशन में हम इसको लेते हैं इक्वल टू 0। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द property of a soil due to which the loss in shear strength caused by remolding can be regained with the time is known as। मिट्टी का वह गुण जिसमें रिमोल्डिंग के कारण उसकी अपरूपण सामर्थ्य में कमी समय के साथ पुनः प्राप्त की जा सकती है तो वह कहलाती है। देखिए जब भी हम कोई भी सॉइल को डिस्टर्ब करते हैं तो उसकी जो shear स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, और अगर हम उसको ही कुछ समय के लिए वहीं पे छोड़ दें, कुछ महीनों के लिए वहाँ छोड़ दें, तो उसके अंदर कुछ एक स्ट्रेंथ फिर से आ जाती है, कुछ एक shear स्ट्रेंथ उसमें रीगेन हो जाती है। तो मिट्टी की इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन में दिए गए हैं, एक्टिविटी, सेंसिटिविटी, थिक्सोट्रॉपी और कंसिस्टेंसी रीगेन। तो जो इसका आंसर हो जाएगा थिक्सोट्रॉपी। तो अगर मिट्टी को डिस्टर्ब करने के बाद वो फिर से स्ट्रेंथ गेन कर लेती है तो सोइल की इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं थिक्सोट्रॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर ऑफ अ वेल ग्रेडेड ग्रेवल इज। एक श्रेणीबद्ध ग्रेवल के लिए वक्रता गुणांक होता है। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं, 1 से कम, 1 से 3 के बीच में, 3 से 6 के बीच में, या ग्रेटर देन 6। तो जो इसका आंसर हो जाएगा उसका आंसर है 1 से 3। कोई भी कोफिशिएंट जो कर्वेचर रहता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं CC से, और वेल ग्रेडेड जो ग्रेवल रहता है या वेल ग्रेडेड सैंड भी रहता है तो जो CC की वैल्यू है उसकी रेंज रहती है 1 to 3, 1 से 3 के बीच में वेल ग्रेडेड के लिए कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की वैल्यू होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अ सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सॉइल इज। दिए गए मिट्टी की सतह क्षेत्रों का सही बढ़ता हुआ क्रम है। देखिए हमें क्वेश्चन में पूछा गया है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया या फिर हम कहें स्पेसिफिक सरफेस एरिया। देखिए जो पार्टिकल जितना छोटा होता है उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा होता है। पार्टिकल का अगर डायमीटर जितना बढ़ता है, पार्टिकल का साइज जितना बढ़ता है, उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया उतना ही कम होता जाता है। तो सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है वो होता है कोलॉइड, उससे बड़ा रहता है क्ले, उससे बड़ा रहता है सिल्ट, और सैंड पार्टिकल इन चारों में सबसे बड़ा रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सैंड डिपॉजिट हैज़ ए पोरोसिटी ऑफ 1/3, n की वैल्यू हमें 1/3 दी गई है, एंड इस स्पेसिफिक ग्रेविटी g की वैल्यू हमें 2.5 दी गई है। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज। तो क्वेश्चन में हमें क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पूछा गया है जिसमें पोरोसिटी n की वैल्यू 1/3 दी गई है और स्पेसिफिक ग्रेविटी g की वैल्यू 2.5 दी गई है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1, 1.25, 1.5 और 0.75। देखिए इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर है 1। देखिए आंसर कैसे आया। देखिए n की वैल्यू हमें 1/3 गई है जिसको हम 0.33 लिख सकते हैं, और पोरोसिटी से हम वॉइड रेशियो निकाल सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला रहता है E = n/1 - n। तो हमारे पास E की वैल्यू आ जाएगी 0.5, और जो हमारे पास क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है वो रहता है IC = g-1/1 + E। तो इसमें हम g की वैल्यू 2.5 पुट करेंगे और E की वैल्यू 0.5 पुट करेंगे तो हमारे पास क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का जो वैल्यू आएगा 1, जो कि हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉइल विच परमिट वाटर टू परकोलेट थ्रू इट इज कॉल्ड। मृदा का वह गुण जिसमें वह अपने में से पानी को रिसने दे कहलाता है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, कैपिलरिटी, कंसोलिडेशन, परमिबिलिटी, मॉइस्चर कंटेंट। तो इसका जो आंसर है उसका आंसर देखते हैं। आंसर होगा इसका परमिबिलिटी। द इनिशियल एंड फाइनल वॉइड रेशियो ऑफ अ क्ले सैंपल इन अ कंसोलिडेशन टेस्ट आर 1 and 0.6 respectively. If the initial thickness of a sample is 3 cm then the final thickness will be। देखिए हमें एक न्यूमेरिकल पूछा गया है जिसके अंदर हमें पूछा गया है कि फाइनल, जिसके अंदर हमें दिया गया है कि इनिशियल फाइनल जो वॉइड रेशियो है E0 हमें दिया गया है और हमें E1 की वैल्यू हमें दी गई है।
और इनिशियल थिकनेस जो है एच नोट की वैल्यू हमें दी गई है। तो हमसे पूछा गया है इट्स फाइनल थिकनेस विल बी, तो हमें पूछा गया है कि कंसोलिडेशन होने के बाद जो इसकी फाइनल थिकनेस होगी H1 वो कितना होगा, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो देखिए इसके 4 ऑप्शन में दिए गए हैं 2 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर। देखिए इसका आंसर होगा 2.4 सेंटीमीटर। देखिए ये आंसर कैसे आया, देखिए ई नोट की वैल्यू हमें दी गई है, E1 की वैल्यू दी गई है, H नोट की वैल्यू हमें दी गई है। हमें जो वॉइड रेशियो के अंदर जो चेंज आया, वॉइड रेशियो पहले 1 था, बाद में वॉइड रेशियो जो कम हो गए 0.6 हो गया, तो वॉइड रेशियो के अंदर जो कमी आई है वो आई है 0.4 की। हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है डेल्टा H बाई एच नॉट इज इक्वल टू डेल्टा E बाई 1 प्लस ई नोट, जहाँ पे हमें डेल्टा E की वैल्यू पता है, ई नोट की वैल्यू पता है, H नोट की वैल्यू पता है, तो हम ये सारी वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास डेल्टा H की वैल्यू आ जाएगी, चेंज इन द हाइट आ जाएगा, चेंज इन द थिकनेस ऑफ लेयर आ जाएगा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 0.6 इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर। और इसका मतलब ये हुआ कि जो थिकनेस है उसके अंदर 0.6 सेंटीमीटर की कमी होगी। तो हमें पूछा गया फाइनल थिकनेस लेयर की कितनी हो जाएगी, तो हमें पता है इनिशियल थिकनेस थी उसकी 3 मीटर और बाद में उसमें से कम कितनी हो जाएगी 0.6 मीटर, तो इसका टोटल माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर जो है थिकनेस रह जाएगी आफ्टर कंसोलिडेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फेलियर प्लेन इज डायरेक्ट शियर टेस्ट, द फेलियर प्लेन इज डायरेक्ट शियर टेस्ट इज, तो डायरेक्ट शियर जो टेस्ट करते हैं उसके अंदर फेलियर प्लेन जो होता है वो होता है, ये हमें से पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं वीकेस्ट प्लेन, मेजर प्रिंसिपल प्लेन, वर्टिकल प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए जो डायरेक्ट शियर टेस्ट रहता है इसके अंदर जो फेलियर प्लेन रहता है वो प्री डिटरमाइंड रहता है कि वो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा वही उसका फेलियर प्लेन होगा। ये एक डायरेक्ट शियर टेस्ट की एक डिसएडवांटेज है जिसको हम ट्राईएक्सल टेस्ट में हम यूज़ करके इसको दूर कर सकते हैं, यानी कि ट्राईएक्सल टेस्ट का एडवांटेज है ओवर द डायरेक्ट शियर टेस्ट कि उसके अंदर जो फेलियर प्लेन होता है वो प्री डिटरमाइंड नहीं रहता है, लेकिन डायरेक्ट शियर टेस्ट के अंदर जो फेलियर प्लेन होता है वो प्री डिटरमाइंड रहता है कि वो हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन ही रहता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जो सॉइल सैंपल फेल हुआ है वो फेलियर प्लेन ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्टैक्ट प्रेशर फॉर फ्लेक्सिबल फुटिंग ऑन एनी टाइप ऑफ सॉइल इज, किसी भी प्रकार की मिट्टी पर बनी लचीली नींव के लिए संपर्क दाब होता है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं यूनिफॉर्म, वेरीज विद मैक्सिमम एट सेंटर, वेरीज विद मैक्सिमम एट एजेस, नो स्पेसिफिक ट्रेंड ऑफ वेरिएशन। देखिए अगर हम कोई भी फ्लेक्सिबल फुटिंग यूज़ करते हैं किसी भी टाइप की सॉइल के लिए, तो उस पर प्रेशर, कॉन्टैक्ट प्रेशर है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है यूनिफॉर्म। देखिए कैसे होगा, देखिए जब हम फ्लेक्सिबल पेवमेंट यूज़ करते हैं चाहे वो कोहेजन लेस सॉइल हो या कोहेजिव सॉइल हो, तो जो प्रेशर, कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमेशा ही यूनिफॉर्म रहता है। इस तरह से देखते हैं। और अगर हम रिजिड फुटिंग की बात करें तो वो इस तरह से एक कर्व शेप आएगी, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा चाहे कोई सी भी सॉइल हो। तो हमें याद रखना है, ये चारों डायग्राम्स को भी याद रखना है क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डेटा को चेंज कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट द वाटर कंटेंट W एंड मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी गामा D मैक्स आर रिलेटेड एज, तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के अंदर जो वाटर कंटेंट W है और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है उसके अंदर क्या रिलेशन रहता है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं कि जो गामा D है वो लीनियरली प्रोपोर्शनल होता है W के, गामा जो D मैक्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है W के, गामा D मैक्स है वो एक W की एक यूनिक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग उसकी एक यूनिक वैल्यू होती है, नन ऑफ अबो। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, गामा D की एक यूनिक वैल्यू होती है, एक यूनिक वैल्यू W के लिए। तो देखिए स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के अंदर अगर हम मॉइस्चर कंटेंट W और ड्राई डेंसिटी के अंदर हम एक ग्राफ ट्रेस करें तो हमारे पास इस तरह का एक कर्व आता है जिसके अंदर W की वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें
एक स्पेसिफिक वैल्यू हमें गामा डी की मिलती रहती है और एक ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे जाकर हमें जो वैल्यू मिलती है वो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी गामा डी मैक्स होती है, वो एक यूनिक वैल्यू पे मिलती है। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकल शेयर फेलियर में अकर इन स्थानीय अपरूपण विकलता होती है। तो हमें लोकल शेयर फेलियर के बारे में पूछा गया है कि किस तरह की सॉइल के अंदर वो होता है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वेरी लूज सॉइल, लूज सैंड एंड सॉफ्ट क्ले, स्टिफ क्ले ओनली, डेंस सैंड एंड स्टिफ क्ले। तो इसका आंसर होगा लूज सैंड एंड सॉफ्ट क्ले। देखिए हमारे पास सैंड सॉइल के अंदर 3 तरह के फेलियर होते हैं, जनरल शेयर फेलियर, लोकल शेयर फेलियर और पंचिंग शेयर फेलियर। जो जनरल शेयर फेलियर जो होता है वो होता है नॉर्मली जो डेंस सैंड होती है, जिसका ऐसी सॉइल जिसका घनत्व तो ज़्यादा रहता है तो उसके अंदर जनरल शेयर फेलियर रहता है। लोकल शेयर फेलियर रहता है कि थोड़ी सी लूज सैंड हो, सॉफ्ट क्ले हो, वहाँ पे लोकल शेयर फेलियर होता है जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। और तीसरा फेलियर होता है पंचिंग शेयर फेलियर, वो होती है जो वेरी लूज सॉइल जो होती है, बहुत ही लूज सॉइल होती है, उसके अंदर पंचिंग शेयर फेलियर होता है। तो ये हमें याद रखना है, क्वेश्चन में डेटा चेंज करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंकाइन्स थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर अज्यूम्स दैट द बैक ऑफ वॉल इज। तो हमें रैंकाइन्स थ्योरी के अजम्पशन के बारे में पूछा गया है कि जो वॉल रहती है उसका जो बैक होता है वो किस तरह का रहता है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, प्लेन एंड रफ, प्लेन एंड स्मूथ, वर्टिकल एंड रफ, वर्टिकल एंड स्मूथ। तो हमसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि किस तरह का उसका वॉल का जो सरफेस रहता है अकॉर्डिंग टू रैंकाइन। तो रैंकाइन ने अज्यूम किया था जो बैक ऑफ द वॉल होता है वो हमेशा वर्टिकल होता है और वो स्मूथ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्टिकल एंड स्मूथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ लिमिट स्टेट डिजाइन RC बीम द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टू बी टेकन एज पर IS कोड रिकमेंडेशन। तो हमें पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, जब हम लिमिट स्टेट डिज़ाइन करते हैं किसी भी RC बीम का तो हम डिज़ाइन स्ट्रेंथ कितनी लेते हैं एज पर IS कोड। देखिए तो उसकी जो वैल्यू हम लेते हैं वो रहती है FCK डिवाइड बाई 1.5 डिवाइड बाई 1.5, यानी कि FCK को अगर हम 1.25 से 2 बार डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू आएगी 0.45 FCK। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.45 FCK। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स इफेक्टिव विड्थ ऑफ अ फ्लैंज ऑफ अ टी बीम। तो हमें टी बीम की इफेक्टिव विड्थ के बारे में पूछा गया कि कौन सा ऑप्शन टी बीम की इफेक्टिव विड्थ के बारे का जो फॉर्मूला है इफेक्टिव विड्थ को रिप्रेजेंट करता है। 4 ऑप्शन देखने से हमें पता चल रहा है कि ऑप्शन जो 4 है वो टी बीम की इफेक्टिव विड्थ को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमें क्वेश्चन में टी बीम की जगह एल बीम पूछा होता तो हमारा आंसर हो जाता ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वेल्डेड फैब्रिक इज यूज्ड इन RC wall having diameter equal to 16 mm, the minimum ratio of vertical and horizontal reinforcement respectively to the gross concrete area shall be। देखिए हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्टिकल जो reinforcement हम यूज करते हैं उसका एरिया डिवाइडेड बाय द ग्रॉस कंक्रीट एरिया एंड हॉरिजॉन्टल reinforcement एरिया डिवाइडेड बाय द ग्रॉस कंक्रीट एरिया, इन दोनों का रेशियो जो है वो इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी होती है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं 0.001, 0.002, 0.0012 एंड 0.002। ऑप्शन 3 0.0025, 0.002 एंड ऑप्शन 4 0.0025 एंड 0.0025। देखिए ये कॉर्डिनल प्रोविजन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। देखिए इस आंसर का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि अगर हम वर्टिकल रीइंफोर्समेंट जो प्रोवाइड करते हैं उसका जो एरिया है उसको हम डिवाइड करते हैं ग्रॉस कंक्रीट एरिया से, तो जो उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 0.0012 यानी कि 0.12%, और जो हॉरिजॉन्टल रीइंफोर्समेंट एरिया है उसकी वैल्यू होगी 0.0020 या फिर 0.20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट अबाउट द shear reinforcement प्लेसिंग इन अ फ्लेक्जल मेंबर। तो हमसे पूछा गया है इन 4 ऑप्शन में से shear reinforcement जब हम प्रोवाइड करते हैं फ्लेक्जल मेंबर के अंदर तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो कि करेक्ट नहीं है। ऑप्शन 1 क्या बोलता है 0.75D फॉर वर्टिकल स्ट्रिप, यानी कि वर्टिकल स्ट्रिप्स के अंदर जो स्पेसिंग रहती है वो 0.75D होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है।
डी फॉर इंक्लाइंड स्टीरफ, बिल्कुल करेक्ट है। मैक्सिमम स्पेसिंग 300 mm, बिल्कुल करेक्ट है। मैक्सिमम स्पेसिंग 450, ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनिमम डायमीटर ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट इन आरसी कॉलम एज पर आईएस कॉर्डियल प्रोविजनल शैल बी। तो ये पूछता है कि मिनिमम डायमीटर कितना होना चाहिए लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट का आरसी कॉलम के अंदर एज पर आईएस कॉर्डियल प्रोविजनल। देखिए जो हम मिनिमम जो डायमीटर प्रोवाइड करते हैं किसी भी कॉलम में मेन इन्फोर्समेंट के लिए, उसकी वैल्यू होती है 12 mm, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ रीइंफोर्समेंट इन आरसी स्लैब फॉर डिफॉर्म बार। देखिए डिफॉर्म बार के लिए हमसे पूछा गया है किसी भी आरसी स्लैब के लिए कि मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ रीइंफोर्समेंट कितनी होगी। डिफॉर्म बार के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.12%, ये कॉर्डियल प्रोविजनल है। अगर हमें डिफॉर्म बार HYSD की जगह हमें दिया गया था माइल्ड स्टील, तो इसका आंसर हो जाता था ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए आरसी फुटिंग रेशियो ऑफ इट्स लॉन्ग साइड टू शॉर्ट साइड इज 1.5, द रेशियो ऑफ रीइंफोर्समेंट टू बी प्रोवाइडेड इन द सेंट्रल बैंड विड्थ टू टोटल रीइंफोर्समेंट इन द शॉर्ट डायरेक्शन शैल बी। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1.5, 1.33, 1.25, 0.8। देखिए इसका जो आंसर है, पहले देखते हैं, इसका आंसर है 0.8। ये आंसर कैसे आया? देखिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है जिसके अंदर जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि रीइंफोर्समेंट इन द सेंट्रल बैंड विड्थ डिवाइडेड बाय टोटल रीइंफोर्समेंट इन द शॉर्ट डायरेक्शन। हमसे यही क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ये डायरेक्टली इक्वल टू होता है 2/β+1। यहाँ पे बीटा क्या है? बीटा इज इक्वल टू है कि जो लॉन्गर साइड है उसकी लेंथ डिवाइडेड बाय द शॉर्टर साइड, यानी कि क्वेश्चन में जो दिया गया है 1.5 है, ये होगा बीटा। बीटा की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करते हैं 1.5, तो हमारे पास आ जाएगा 0.8, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख सकते हैं, कभी भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, बीटा की वैल्यू चेंज करके दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए स्टेयरकेस डिजाइन विद ओपन वेल वे स्पान पार्टली क्रॉसिंग at right angles occurs and flights are embedded into walls for sufficient length, by what unit its effective width is to be increased for design purpose as per IS code। देखिए डायरेक्ट कॉर्डियल प्रोविजन हमसे पूछा गया है स्टेयरकेस डिज़ाइन के अंदर। तो इसका जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं 150 mm, 110 mm, 75 mm एंड 50 mm। तो इसका कॉर्डियल प्रोविजन है, तो ये तो हमें डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। इसका आंसर है 75 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन ड्राइंग इन 2D व्हाट एक्सिस डू यू नॉट वर्क विद। जब हम 2D के अंदर काम करते हैं तो कौन सी एक्सिस पे हम काम नहीं करते हैं? तो 2D में हम जब काम करते हैं तो हम XY एक्सिस में काम करते हैं, यानी कि हम Z एक्सिस के अंदर काम नहीं करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा Z। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम अलाउएबल नंबर ऑफ लेयर्स इन ड्राइंग। देखिए मिनिमम नंबर ऑफ लेयर्स हमसे पूछा गया है। तो देखिए कम से कम एक लेयर तो होनी चाहिए जिस पे हम काम कर सकते हैं, उसके अलावा कितनी भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम तो कम से कम एक लेयर होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी स्नैप पॉइंट्स डज द ऑन ऑब्जेक्ट स्नैप हैव। तो हमसे पूछा गया है कि कितने स्नैप पॉइंट होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो देखिए ये तो डिपेंड करता है किस तरह की वो ऑब्जेक्ट है, कौन सी उसकी शेप है, उसी के अकॉर्डिंग उसके ऊपर स्नैप पॉइंट्स रहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन में हमें दिया गया है 1, 4, 5 और डिपेंड्स अपॉन ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा डिपेंड्स अपॉन ऑब्जेक्ट। द ओरिजिन ऑफ ए ड्राइंग इज़ अर्थ। तो ड्राइंग का ओरिजिन कहाँ होता है? तो सबको पता है कि ड्राइंग का ओरिजिन 0 पे होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो इस तरह से हमारे टेक्निकल के 80 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, जो कि क्वेश्चन 41 टू क्वेश्चन 120 थे। चलिए अब शुरू करते हैं नॉन टेक्निकल यानी कि राजस्थान जीके पार्ट। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 से। ढिंगला बिडरिया नाथद्वारिया है। तो हमसे पूछा गया है कि ढिंगला बिडरिया नाथद्वारिया ये क्या हैं? तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कॉपर कॉइन्स इन सर्कुलेशन इन मेवाड़, कारपेट इन मेवाड़, वुमेन्स हेड गियर इन मेवाड़, नेम्स ऑफ द रेवेन्यू टैक्सेस इन मेवाड़। मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के हैं, मेवाड़ की दरी पट्टियों के नाम है, मेवाड़ की ओढ़नियों के नाम है, या मेवाड़ के राजस्व करों के नाम है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्कों के नाम है ढिंगला बिडरिया नाथद्वारिया। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैद कसार तथा पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना किसने की थी?
तो इसके ऑप्शन हमें दिए गए हैं अजीत सिंह, अभय सिंह, जोरावर सिंह, गज सिंह। तो इसका आंसर है जोरावर सिंह ने वैद कसार तथा पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मटक विच्छायत चूसराई क्या थे? ऑप्शन दिए गए हैं राजस्थान के स्थानीय करों के नाम है, या राजस्थान के देसी कपड़ों के स्थानीय नाम है, कृषि यंत्रों के नाम है, या सिंचाई साधनों के नाम। तो इसका जो आंसर है वो है राजस्थान के स्थानीय करों के नाम है मटक विच्छायत चूसराई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्छावतों, रामपुरियों, गुलेच्छा, सेठियाँ की हवेली राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो हमसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसलमेर, सीकर, जोधपुर या बीकानेर। तो ये जो चारों हवेलियां हैं वो बीकानेर में स्थित हैं। बच्छावथो, रामपुरिया, गुलेच्छा, सेठिया, ये जो हवेलियां हैं ये बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर कहाँ है? तो भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर कहाँ है? 4 ऑप्शन है, पाली जिले के सेवाड़ी जैन मंदिर, रामगढ़ का भंड देवरा मंदिर, मेनाल का महानालेश्वर मंदिर, डूंगरपुर का सोमनाथ मंदिर। तो इसका आंसर है पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर है जो भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इनका जन्म 1482 ईस्वी में बीकानेर के कतरियासर गांव में होता। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कतरियासर में उन्होंने 12 वर्ष तक साधना की थी। देखिए ये ऑप्शन गलत है, उन्होंने साधना कतरियासर में नहीं की थी। ऑप्शन 3, 1506 ईस्वी में उन्होंने कतरियासर में समाधि ली थी। ये ऑप्शन करेक्ट है। उनके उपदेश सिंधुधड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कतरियासर। देखिए उन्होंने जो 12 वर्ष में साधना की थी वो कतरियासर में नहीं की थी, उन्होंने साधना की थी गोरखमालिया के अंदर। हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ राजस्थान की किस शैली में है? तो ऑप्शन में दिए गए हैं मारवाड़ शैली, मेवाड़ शैली, कोटा और ढूंढान। देखिए जो श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी नामक ग्रंथ है वो मेवाड़ शैली का है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेवाड़ शैली में चित्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कोड डज नॉट मैच? तो हमें इस एक साइड में ऑथर दिए गए हैं, एक साइड में बुक दिए गए हैं। फर्स्ट में हमें कहा गया है कि जो मतीराम है ऑथर, इन्होंने बुक लिखी थी ललित लालम। तो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है नर हरिदास ने बुक लिखी थी अवतार चरित्र, जो कि करेक्ट है। नेक्स्ट है दयाबाई ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था दयाबोध, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है कि सोमनाथ जी बुक लिखी थी उसका नाम था सुजन चरित्र। का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन 4 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल झूलने एकादशी त्यौहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? तो जल झूलने एकादशी त्यौहार के बारे में पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अश्विन शुक्ल एकादशी को, कार्तिक शुक्ल एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, या फिर श्रावण शुक्ल एकादशी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कुट सम्मिलित नहीं है? तो हमसे पूछा गया है कि मामा जी के घोड़े बसंतगढ़ के जो स्थान है वहाँ के फेमस हैं। तो ये जो इसका करेक्ट जो है वो नहीं है। दाबू प्रिंट जो अकोला के फेमस है, बिल्कुल करेक्ट है। लाख का काम लक्ष्मण इंद्रगढ़ के अंदर होता है, करेक्ट है। अजरक प्रिंट जो बाड़मेर में, ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मामा जी के घोड़े। ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन जो 1 है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा इसको। देखिए जो मामा जी के घोड़े हैं वो बसंतगढ़ के नहीं है, बसंतगढ़ जो है वो सिरोही में है। वो हरजी जो है, हरजी गांव जो कि जालोर का, वो फेमस है मामा जी के घोड़ों के लिए। और बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। जो अकोला है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और जो लक्ष्मणगढ़ है वो सीकर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारट ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत माता की दांस्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया था। तो ये कथन किसका है? हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महात्मा गांधी का, रास बिहारी बोस का, सुभाष चंद्र बोस का, या सरदार पटेल का। तो इसका करेक्ट आंसर है रास बिहारी बोस ने ये कथन कहा था ठाकुर केसरी सिंह बारट के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबण के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसके 4 ऑप्शन में दिए गए हैं, मंगत बादल, कोमल कोठारी, विजयदान देथा, लक्ष्मी कुमार चूड़ावत। तो इसका जो आंसर है वो है लक्ष्मी कुमार चूड़ावत को गजबण के लिए जो है पुरस्कार दिया गया था
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नर जनरल बैटिंग ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया था? तो इसके 4 ऑप्शन हैं, 1832 ईस्वी में, 1834 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में। इसका करंट आंसर है 1832 ईस्वी में। 1832 ईस्वी में गवर्नर जनरल बैटिंग ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार आयोजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कृष्णदत्त पालीवाल, मास्टर आदित्येंद्र, त्रिलोक चंद्र माथुर और अमृतलाल पायक। तो धौलपुर प्रजामंडल की जो स्थापना की थी वो की थी कृष्णलाल पालीवाल ने। तो इसका ऑप्शन 1 कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, पंडित नरोत्तम लाल जोशी, पंडित टोडरमल, पंडित रामकरण असोपा या फिर पंडित अभिन हरि। तो इसका जो आंसर है वो है पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी में आता था? देखिए, आज़ादी के टाइम पे 3 श्रेणियाँ थी, श्रेणी 1, श्रेणी ए, बी और सी। कैटेगरी ए, बी और सी। कैटेगरी ए के अंदर वो सारे स्टेट्स आते थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल के अंडर हैं, और कैटेगरी बी में आते थे जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, और जो कैटेगरी सी में आते थे जो पुर्तगीज़ या फ्रांस के जो अधीन जो राज्य हैं वो आते थे। तो राजस्थान कैटेगरी बी में आता था, यानी कि प्रिंसली स्टेट्स के अंदर आता था। तो इसका हो गया आंसर द्वितीय श्रेणी के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की? तो हमें 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, मई 1866 में, जुलाई 1872 में, जून 1865 में या सितंबर 1869 के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जून 1865 ईस्वी के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती में राजस्थान की पहली यात्रा की थी सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विष्णुलाल पांड्या ने, राधा किशन शर्मा ने, गोपीनाथ शर्मा ने या कन्हैया लाला जादव ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विष्णुलाल पांड्या ने मेवाड़ के अंदर आर्य समाज की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? राजस्थान एकीकरण के संबंध में यहाँ पे एकीकरण की दिनांक दी गई है। तो तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948 में, ये बिल्कुल करेक्ट है। चतुर्थ चरण ये 30 मार्च 1948, ये गलत है। पंचम चरण 15 मई 1949, ये करेक्ट है। षष्ठम चरण 26 जनवरी 1950, ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, 30 मार्च 1948 को नहीं, ये चतुर्थ चरण जो 30 मार्च 1949 को, जो कि राजस्थान दिवस बनाया जाता है 30 मार्च को, तो ये 1949 आएगा यहाँ पे। तो ये ऑप्शन जो इसका है यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई क्या है? तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1070 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर, 1869 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर। तो इसका जो आंसर देखते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन ए 1070 किलोमीटर। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया होता कि राज्य सीमा कितनी है टोटल, तो वो हो जाता 4850, और हमसे पूछा होता कि टोटल सीमा कितनी है, तो इसका आंसर हो जाता 5920। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा राजस्थान में निम्नलिखित में किन जिलों से होकर गुजरती है? तो हमें पता है कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, वो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन 2, बांसवाड़ा एंड डूंगरपुर। नेक्स्ट, वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वलित पर्वतों के रूप में, संग्रहित पर्वतों के रूप में, अवशिष्ट पर्वतों के रूप में या ब्लॉक पर्वतों के रूप में। तो जो अरावली माउंटेन है वो रेजिडियल माउंटेन्स हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, रेजिडियल माउंटेन, अवशिष्ट पर्वतों के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में बोराट का पठार स्थित है, तो हमसे पूछा गया बोराट के बारे में। ऑप्शन दिए गए हैं, माउंट आबू अम्बा माता के बीच, ये ऑप्शन गलत है। कुंभलगढ़ गौगुंदा के बीच, ये ऑप्शन करेक्ट है। तो ये करेक्ट है, तो बाकी के ऑब्वियसली गलत ही होंगे। तो इसका आंसर देखते हैं, कुंभलगढ़ गौगुंदा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, छापर, भाकर, गिरवा और ढांग। तो इसका जो आंसर है वो है भाकर।
तो जो भाखर है वो क्या है, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाखर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाक्कल, वत्रक, मेशवा और हाथीमती किसकी सहायक नदियाँ हैं? देखिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, माही, जाखम, साबरमती, सोम। तो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर है साबरमती। जो साबरमती नदी है उसकी सहायक नदियां हैं वाक्कल, वत्रक, मेशवा और हाथीमती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है, तो जो शीतकालीन राजस्थान में वर्षा होती है वो किस कारण होती है? इसका कारण हमसे पूछा गया है, हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रिट्रीटिंग मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून या मेडिटेरियन साइक्लोन। तो हमें पता है कि जो राजस्थान में सर्दियों में शीतकालीन जो वर्षा होती है वो भूमध्य सागर के चक्रवातों की वजह से होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नेक्स्ट, और जिसको हम राजस्थान में मावठ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्टिसोल्स मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में किन जिलों में नहीं पाई जाती है? तो इसके हम ऑप्शंस देख लेते हैं। झालावाड़ और बारां के अंदर मिट्टी पाई जाती है, कोटा और भरतपुर में भी वर्टिसोल मिट्टी पाई जाती है, बूंदी बांसवाड़ा में भी वर्टिसोल मिट्टी पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा धौलपुर और करौली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाए जाते हैं? तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस प्रकार के, किस टाइप के जो वन है राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा एरिया के अंदर फैले हुए हैं। तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, मिश्रित पतझड़, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या शुष्क सागवान। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है उष्ण कटिबंधीय पतझड़ टाइप के जो वन हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस जो ट्रीज़ हैं, वो सबसे ज़्यादा एरिया के अंदर राजस्थान में पाए जाते हैं। हम और राजस्थान में सबसे ज़्यादा वन कहाँ होते हैं? वो होते हैं उदयपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, राजस्थान में काष्ठ जीवाश्म उद्यान वुड फॉजिल पार्क किस स्थान पर स्थित है? हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गडीसर, आकल, तनौट और लदरवा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आकल। देखिए जो आकल वुड फॉजिल पार्क है वो एक नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया है, जो कि जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर ज़िले के अंदर स्थित है, और ये एक बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट भी है, तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भू जलवायु प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान के मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था? आई थिंक ये क्वेश्चन भी WRD ने आंसर की से हटा दिया गया था, तो ये क्वेश्चन हम नहीं अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो हमारे 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ह्यूमिड साउथ ईस्टर्न प्लेन, ह्यूमिड साउदर्न प्लेन, इरिगेटेड नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन या फ्लड प्रोन ईस्टर्न प्लेन। तो हमसे क्षेत्रफल की दृष्टि में राजस्थान में सबसे छोटा जो कृषि जलवायु एग्रो क्लाइमेटेड जोन पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ह्यूमिड साउदर्न प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोयाबीन की खेती राजस्थान में किस कृषि जलवायु खंड में प्रमुखता से की जाती है? तो सोयाबीन की खेती कौन से एरिया के अंदर होती है? तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फ्लड प्रोन ईस्टर्न प्लेन, सब ह्यूमिड सदर्न प्लेन, ह्यूमिड साउथ ईस्टर्न प्लेन और इरिगेटेड नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ह्यूमिड साउथ ईस्टर्न प्लेन। देखिए राजस्थान के इस मैप में हम देखते हैं कि राजस्थान को 10 एग्रो क्लाइमेट जोन्स के अंदर डिवाइड किया गया है, और इसके अंदर जो सबसे छोटा जो एरिया है वो है ये वाला, जिसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला एरिया आता है। तो ये कौन सा एरिया? ये है ह्यूमिड साउदर्न प्लेन्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि कहाँ सोयाबीन की खेती सबसे ज़्यादा होती है, तो सोयाबीन की जो खेती है वो इस एरिया में सबसे ज़्यादा होती है। तो ये कौन सा एरिया है? ये है ह्यूमिड साउथ ईस्टर्न प्लेन। तो इस मैप से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थारपाकर नस्ल की गाय राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों में मिलती है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बाड़मेर एवं जैसलमेर, गंगानगर एवं हनुमानगढ़, जालोर एवं सिरोही, अजमेर एवं भीलवाड़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बाड़मेर एवं जैसलमेर में थारपाकर नस्ल की गायें सबसे ज़्यादा मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का अधिकतम भाग निम्नलिखित में से किस स्रोत से सिंचित होता है? तो हमें 2013 और 14 के अकॉर्डिंग बताना है कि सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन से
किसके कौन से सोर्स से होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नहरों से होती है, तालाब से होती है, नलकूप से होती है, तो कुओं से होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हमें पता है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा खेती नलकूपों से, ट्यूबवेल्स से होती है, जो कि ऑलमोस्ट 66% होती है। टोटल क्षेत्रफल का 66% नलकूपों से सिंचित किया जाता है। नहरों का ऑलमोस्ट 30% नहरों का कंट्रीब्यूशन रहता है। बाकी 2-2.5% 3% तालाब का कंट्रीब्यूशन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर की जय नारायण व्यास लिफ्ट से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? हमें ऑप्शन दिया गया है जोधपुर एवं बीकानेर, बीकानेर एवं नागौर, जोधपुर एवं जैसलमेर, बीकानेर एवं जैसलमेर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जोधपुर एवं जैसलमेर। देखिए ये जो इंदिरा गांधी की लिफ्ट नहरें हैं, ये हमें याद रखनी है कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, राजस्थान में कहाँ पे एंटर करती है, इसकी कितनी लिफ्ट नहरें हैं और कौन सी लिफ्ट नहर है जो कहाँ पे वाटर सप्लाई करती है। तो ये हमें याद रखना है और इनके नाम क्या क्या हैं वो भी हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है? तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। इसका आंसर हो जाएगा गांधी सागर। देखते हैं। देखिए जो गांधी सागर है वो है मंदसौर, जो कि एमपी में है, जो कि इन चारों में से सबसे पहले जो भी कंस्ट्रक्ट किया गया था। उसके बाद जो जिसका नंबर है आता है वो है कोटा बैराज, जो कि 1960 में बना था कोटा में। तीसरे नंबर पे आता है राणा प्रताप सागर, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। और 4 नंबर पे आता है जवाहर सागर, जो कि बोराबास कोटा के अंदर है। देखिए फ्लो के डायरेक्शन की बात करें तो जो डैम्स हैं, सबसे पहले फ्लो की डायरेक्शन में सबसे पहले गांधी सागर आता है, उसके बाद राणा प्रताप सागर आता है, फिर जवाहर सागर आता है, फिर कोटा बैराज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान भू क्षेत्र में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो हमें सबसे छोटा राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पूछा गया। हमें पता है कि सबसे छोटा राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-71B। और सबसे बड़ा कौन सा है? वो है NH-15। और सबसे बिजीएस्ट कौन सा है राजस्थान का? वो है NH-12। तो ये सब हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड़ा, किशोरीदास और चौथ का बरवाड़ा किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? वह है, देखिए ये दोनों जो जगह हैं ये कौन से माइंस के लिए फेमस है, ये हमसे पूछा गया है। सीसा में जस्ता, तांबा, लोहा एस्क और मैग्नीज। गुड़ा, किशोरीदास एवं चौथ का बरवाड़ा ये जो है ये सीसा और जस्ता के लिए फेमस है। देखिए जो गुड़ा किशोरीदास है ये अलवर में है, और चौथ का बरवाड़ा है जो सवाई माधोपुर के अंदर है। और जो इंडिया की सबसे बड़ी जो शीशे की जो माइंस हैं वो है जावर में, जो कि है उदयपुर के अंदर है। ये इंडिया की सबसे बड़ी लेड की जो माइन है। और उदयपुर में जावर के जगह डेवारी में भी लेड और जिंक जो है इनका खनन होता है। जनरली लेड, जिंक और सिल्वर है, तीनों एक साथ ही एक ही जगह पे मिलते हैं। इसके एस को हम गैलेना बोलते हैं। तो ये सब बातें भी हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। खनिज जिनके उत्पादन में राजस्थान का देश में लगभग एकाधिकार है? तो 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। वोलेस्टोनाइट, तांबड़ा, ग्रेनाइट, संगमरमर, फेल्सपार, जिप्सम, सीसा जस्ता, जिस्पर। देखिए ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि जो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सारे के सारे सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही इनका खनन होता है। लेकिन एकाधिकार की बात करें तो इसका आंसर होगा वोलेस्टोनाइट और तांबड़ा जिसे गार्नेट भी बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। देखिए इस तरह से हमारी टोटल 120 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको ये पेपर 2 सॉल्यूशन का वीडियो पसंद आया होगा। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंजीनियर्स वर्ल्ड के चैनल पे इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पेपर 3 सॉल्यूशंस। तो तब तक रिविजन करते रहिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।